अगर आपको लगता है कि अंबानी के वेडिंग्स ग्रैंड थे, ग्रेट थे, वाव थे, तो भाई उससे भी वाव एक आदमी था जिसने 90s में 550 करोड़ अपने बच्चों के वेडिंग पे स्पेंड किया। वो दौरा था इंडिया में जहां पे लोगों ने बड़ा स्पेंडिंग देखा ही नहीं था। और वो आदमी कोई बड़ा पॉलिटिशियन या बॉलीवुड स्टार नहीं था, वो था ओनर ऑफ सहारा ग्रुप्स, सुब्रता रॉय। एक टाइम था जब सहारा एक कंपनी नहीं था, एक नेशनल मूवमेंट था। सहारा ने इंडिया की टीम को 11 साल के लिए स्पॉन्सर किया, इंडिया के हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, आईपीएल फ्रेंचाइजी पुणे वॉरियर्स को भी ओन किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी उन्होंने एक अचीव किया कि ब्रेकिंग द नेशनल एंथम, और एक एम्पायर भी इतना बड़ा मैसिव बनाया कि बाय 2014 वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था आफ्टर इंडियन रेलवेज, यानी एक देश का वाइटल इंजन। और वो समय पे 13 करोड़ इंडियंस सहारा को अपने इमोशन और लाइफ सेविंग्स के साथ भरोसा करते थे, उससे प्यार करते थे। और एक टाइम था जब सुब्रतो राय एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक फादर लाइक फिगर था, एक मिनी भगवान था। वो सहारा श्री था, लाखों के लिए वो एक उम्मीद था। लेकिन आज वो एम्पायर गायब है, एसेट्स लॉक्ड है, इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं, और फाउंडर की नीति, लेगेसी और सच्चाई पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि क्या ये आदमी फ्रॉड था या क्या ये आदमी ने मिस्टेक्स किए। सहारा ग्रुप को क्या रियली डिस्ट्रॉय किया? इंडिया का सबसे बड़ा इमोशनल फाइनेंशियल एम्पायर जो मोस्ट लव्ड था, मोस्ट ट्रस्टेड था, वो कैसे कोलैप्स हो गया देश के सामने? आज ये बिजनेस केस स्टडी में अनवील करते हैं। लेकिन ये एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरी तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंस नेटवर्क बिल्ड हुआ था डेली वेज वर्कर और उनके सेविंग्स से। यानी अब डेली 1 रुपया 5 रुपया सेव करो और वहां से करोड़ों कमाए। सुब्रतो रॉय की बैकग्राउंड भी हम समझते हैं। 1948 में बिहार में उनका जन्म हुआ और करियर स्टार्ट हुआ सॉल्टेड स्नैक्स स्कूटर पे गोरखपुर पे बेच बेच के, नमकीन नाश्ता। और उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक गैप ढूंढा, ये आहा मोमेंट है कि गरीब लोग रोज कमाते, रोज खाते, लेकिन उन्हें सेविंग्स का नॉलेज नहीं है, मौका नहीं है और कोई एवेन्यू नहीं है। सेविंग सिर्फ मिडिल क्लास और रिच क्लास करते थे तभी 80s 90s में। तो 1978 में मात्र 2000 रुपए से उन्होंने सहारा स्टार्ट किया और एक सिंपल मॉडल डिजाइन किया। कितना सुंदर है कि रोज रोज 1 रुपया डिपॉजिट करो सेविंग के लिए, 10 या 20 भी करो, और एक वादा था कि ये पैसा हम डबल करेंगे या उससे ज्यादा भी करेंगे 3 या 5 साल में। कोई बैंक नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं, सिर्फ ट्रस्ट, रिलेशनशिप और एजेंट्स। और ये ब्रिलियंटली काम किया। लाखों एजेंट ने करोड़ों इन्वेस्टर्स को रिक्रूट किया और उसमें मेजर इन्वेस्टर्स थे डेली वेज अर्नर्स, ऑटो ड्राइवर्स, लेबरर्स, स्मॉल वेंडर्स जो फाइनेंशियली इनविजिबल थे। उन्हें सेविंग्स क्या करना मालूम ही नहीं था, लेकिन रोज का 1 रुपया हम कर सकते बाबू, हम कर सकते हैं। तो ये इमोशन के कारण, और जब इनिशियली उनके पास इतने इन्वेस्टर्स आए तो उन्होंने वो पैसे से अर्ली इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया। तो लोगों को लगा कि भाई हमारे पैसे हो रहे हैं डबल 3 साल में, क्यों ना हम ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो लोगों ने अपनी मेहनत से 1 रुपये को 5 रुपया किया, वर्ड ऑफ माउथ किया। तो उनके भाई, उनके भतीजे, उनके नेबर्स ने भी ये प्लान में शामिल हो गए और सबने 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया डेली इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। बट अफसोस, ये कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं था, ये क्लासिक डेफिनेशन है पॉन्जी स्ट्रक्चर का, कि जब तक लोग एनरोल कर रहे हैं, जब तक लोग पैसा दे रहे हैं, तब तक पहले के लोगों को रिटर्न्स मिल रहा है। जिस दिन एनरोलमेंट बंद, पैसा बंद, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ये पैसे से वो लोग एसेट्स भी खरीद रहे थे। और सुब्रतो राय का ये विजन था कि हम थोड़ा फाइनेंशियल डिविडेंड्स भी दे देंगे और थोड़ा एसेट बिल्ड करेंगे। वो एसेट बिल्ड करके इतना बड़ा एम्पायर बनाएंगे कि सबको रिटर्न्स मिलेगा। शायद यही उनका सपना था। तो एक एम्पायर का राइज समझते हैं। 1990s और 2000 में सहारा ने 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स से पैसे लिए थे, 3.5 करोड़। और वो पैसे से थोड़े डिविडेंड्स दिए अर्ली इन्वेस्टर्स को, और उसके बाद एयरलाइंस, मीडिया, फिल्म प्रोडक्शन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज सब में स्टार्ट किया। और खास करके फिल्म प्रोडक्शन और एयरलाइंस इसके लिए किया कि वो नजर में रहे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो बहुत दिखता है वो बहुत बिकता है। वो लोगों के लाइमलाइट में रहे और लोगों का ट्रस्ट प्यार जीतते रहे। सारा सिटी टाउनशिप भी इंडिया में आने लग गया और उसके पास सब कुछ था जो एक टॉप सिटी में होना चाहिए। लग्जरी होटल्स बनाए 4400 करोड़ का, न्यूयॉर्क प्लाजा उसे खरीद लिया, ड्रीम डाउनटाउन न्यूयॉर्क उसे खरीद लिया,
हजारों एकड़ की लैंड मुंबई, लखनऊ और ऐसे 10 शहरों में भी खरीद लिया। और सबसे बड़ा उनका कोहिनूर था एम्बी वैली सिटी, 10,600 करोड़, एक प्लैंड हिल सिटी जहां पे लोनावाला के आगे आपको सुंदर लेक्स मिले, लेकिन वो मैन मेड है, प्राइवेट एयरपोर्ट मिले, गोल्फ कोर्स मिले, लग्जरी विला मिले, रेस्टोरेंट मिले, थिएटर्स मिले और हुज हु ऑफ इंडिया द रिचेस्ट वहां पे आके स्टे करे, नेटवर्क करे और एक प्रिविलेज उन्हें ग्रुप का एहसास मिले। आज लार्ज पार्ट्स ऑफ एम्बी वैली खटारा हो गए हैं। एक सिंबल की सपना जो था, पावर जो था, वो टूट गया। नथिंग स्टेज फॉरएवर। लेकिन जब वो राइज कर रहे थे, सोशल पावर भी बढ़ते गए और सहारा ने मैसिव चैरिटी इवेंट्स भी उन्होंने प्रमोट किए और उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल एंथम परफॉर्मेंस, देशभक्ति के नाम पे ये भी गिनीज हासिल किया। लीगल रिस्क को अवॉइड करने के लिए और कांस्टेंट लाइमलाइट में रहने के लिए उन्होंने बॉलीवुड स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ दोस्ती की और पॉलिटिशियन के साथ भी स्मार्ट रिलेशनशिप रखा। और उसके बाद सुब्रत राय बन गए सहारा श्री, एक फादरली फिगर, एक प्रोटेक्टर, एक भगवान जो गरीब आदमी का सपना पूरा कर रहा है, उन्हें भी एक सपना बेच रहा है, उनको सेव करके ग्रोथ दे रहा है। लेकिन बियॉन्ड दिस फाउंडेशन टूट रहा था और सबसे बड़ा ट्रबल 1996 में आया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने इरेगुलेटरीज देखा और पॉलिटिकल नेम्स मेंशन हुए तो उसका ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये पहला साइन था कि सहारा में कुछ गड़बड़ है। पॉलिटिकल लीडर्स कब तक बचाएंगे? 2000 में मार्केट सैचुरेट हो गया, नए इन्वेस्टर्स आने बंद हो गए और धीरे धीरे और एवेन्यूज फॉर सेविंग्स बढ़ गए, बैंकिंग बढ़ गया, पोस्ट ऑफिस बढ़ गया, धीरे धीरे म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट का भी, LIC का भी टाइम आने लग गया और न्यू इन्वेस्टर्स आने बंद हो गए। इनफैक्ट ओल्ड इन्वेस्टर्स ने बोला कि भाई अब हमारा जितना भी बनता है हमें विड्रॉल दे दो, बेटी की शादी है, हमको अभी रिटायर करना है या और किधर इन्वेस्ट करना है, घर लेना है। लेकिन सहारा के पास लिक्विडिटी नहीं था क्योंकि ये इंजन को चलाने के लिए नया एनरोलमेंट चाहिए और जो बिजनेसेस थे वो बिजनेसेस एसेट हैवी थे, सुपर प्रॉफिटेबल, सुपर लिक्विड नहीं थे। रियल एस्टेट नॉट सुपर लिक्विड, एयरलाइंस लॉस मेकिंग, ये शोबाजी में आपको फेम मिलता है, लिक्विडिटी नहीं मिलती, भले मार्जिन्स मिलता है बट वो इलिक्विड रहता है। रियल एस्टेट आप समझ सकते हो, उनके पास मैसिव लिक्विड वेल्थ नहीं था और इसके कारण तकलीफ आया। तो उनको एक ऑप्शन आया कि हम एक IPO निकाल लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं। भाई 2026 में आप IPO कर रहे हो, 2009 में उन्होंने IPO निकालने का ट्राई किया और फट गई उनकी 2009 में IPO मिस्टेक। कैसे? सितंबर 2009 में सहारा ने IPO के लिए फाइल किया, उनके 2 कंपनीज के लिए, सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये उनका सबसे बड़ा मिस्टेक था क्योंकि जैसे ही सेबी, एक गवर्नमेंट बॉडी ने उनका DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चेक किया, फट गए सब गलतियां, सब गैप्स बाहर निकल गई। सेबी ने डिस्कवर किया कि सहारा ने 24,000 करोड़, 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से रेस किया और ये रेस किया OFCD से, यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेड डिबेंचर्स। कहने का मतलब कि आप लोन लो बट ऑप्शनली उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में, कंपनी के भागीदारी में। यानी इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन था कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो ब्याज पे दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन उसको अगर हमें ग्रोथ दिखता है तो हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेबी अप्रूवल के बिना 50 इन्वेस्टर्स से ज्यादा ये लेना मुश्किल है और इनके पास थे 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स। सहारा ने कहा ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, एम्प्लॉयज है, एसोसिएट्स है। सेबी को पता चला कि ये तो पब्लिक इन्वेस्टर्स है, ये इनके प्राइवेट नहीं है, ये इनके एम्प्लॉयज नहीं है। और फिर सबसे बड़ा शौक आया कि हजारों इन्वेस्टर्स के नाम सेम है, सेम एड्रेस, सेम पेजेस रिपीटेड है, कोई KYC नहीं, कोई बर्थ डेट्स नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं। एविडेंस सजेस्ट कर रहा है कि शायद ये मनी लॉन्ड्रिंग है, पॉलिटिकल ब्लैक मनी यहां से वाइट हो रहा है। सेबी ने बोल दिया ये इलीगल फंड रेजिंग है और सहारा को बोला इन्वेस्टर्स को रिफंड करो। सुब्रत राय ने बोला मेरे पास पॉलिटिकल बैकिंग है, मैं राइट हूं, हम सुप्रीम कोर्ट में फाइट करेंगे। और 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और वो जजमेंट लैंडमार्क था। कोर्ट ने बोला 24,000 करोड़ रिफंड कर लो, 15% ब्याज के साथ और कंप्लीट वेरीफाइड इन्वेस्टर लिस्ट हमें दीजिए। सहारा ने ड्रामेटिकली रिस्पॉन्ड किया नाटक के साथ, 127 ट्रक्स भेजे सेबी को और वो 127 ट्रक्स में डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट का लिस्ट था कि भाई चेक कर ले। लेकिन सेबी ने चेक किया, इनकम्प्लीट, नॉट वेरीफाइबल, रेपिटेटिव और झूठा, फैब्रिकेटेड। सहारा ने पहला 5,120 करोड़ ट्रांच दिया, पहला इंस्टॉलमेंट दिया और उसके बाद वो दे नहीं पाया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वार्निंग्स देने के बाद
फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आता माझी सटकली, यानी कोर्ट इज ऑल्सो राइट, दे नीड टू एनफोर्स लॉज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरेस्ट करो, और 26 फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो अरेस्ट हुए। उन्होंने 2 साल तिहाड़ जेल में स्पेंड किया। तब तक अकाउंट्स फ्रोजन, एसेट सीज, इन्वेस्टर रिफंड्स अटक गए। एम्बी वैली जो उनका कोहिनूर था उस पे ऑक्शन आया मनी रिकवरी के लिए, और पूरा एम्पायर पीस बाय पीस क्रम्बल हो रहा था। और जब आप क्रम्बल होते हो तो आपके फिल्म स्टार दोस्तों, आपके पॉलिटिशियन दोस्तों आपसे दूर भागते हैं कि आपका चिक्कल उनके ऊपर दाग न बने और उनके करियर को खतरे में नहीं डाले। लेकिन आज भी सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड पजल है कि ये 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स है कौन, कहां से है। सेबी के पास आज भी सिर्फ 2000 से कम रिफंड एप्लीकेशंस आए हैं। 138 करोड़ रिटर्न है, बाकी रिटर्न मनी कहां पे है। और सहारा बोल रहा है कि 22,000 करोड़ हमने डिपॉजिट किए, सेबी बोल रहे नहीं किए हैं। तो बहुत कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग बोल रहे कि हाँ हमें अनऑफिशियली पैसे दिए गए हैं, कुछ लोग ने बोले हमसे पैसे लिए नहीं गए हैं। एजेंट्स को कनेक्ट किया गया था तो वो बोले कि इन्वेस्टर्स गायब हो गए। तो गरीब परिवार जो सहारा के इंजन थे एक्चुअली वो फंस गए। उन्हें मालूम नहीं कैसे कंप्लेंट करना, कैसे फाइट करना। उनकी तो लाइफ की पूंजी खत्म हो गई। उन्होंने एक्सेप्ट करके लाइफ में मूव ऑन कर दिया। बेचारा गरीब आदमी कर क्या सकता है। तो सहारा का डाउनफॉल हमें 6 चीज सिखाता है। पहला, ये पॉन्जी सिस्टम टेम्पररी होता है और ये एक स्कैम ही है। सेकेंड, इमोशनल ट्रस्ट लॉन्ग टर्म सेफ्टी नेट नहीं है। इमोशनल ट्रस्ट कि अगर फाउंडेशन पुअर है, एथिक्स पुअर है तो आप मरोगे। पेपर रिकॉर्ड्स अगर फेक है तो आप मरोगे। फोर्थ, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन सिर्फ आपको डिले दे सकता है, शनि के प्रकोप से यानी आपके कर्म से बचा नहीं सकता। फिफ्थ, रेगुलेटर्स मस्ट एक्ट अर्ली। लाखों लोगों के पैसे जाने के बाद, कुछ पॉलिटिकल पंगा होने के बाद सेबी जागा, रेगुलेटर्स जागे। एंड सिक्स्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये छोटे मोटे स्कीम्स में मत जाओ। अगर समझ में आता है तो ही इन्वेस्ट करो। सर ये नया क्रिप्टो आ रहा है, ये नया प्रोजेक्ट है, ये दुबई का प्लॉट है, पैसा डबल होगा, मैं डाल दूं। समझ में नहीं आता तो सेफ रहो, क्योंकि रिटर्न ऑफ मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन मनी। ये था मेरा बिजनेस केस एनालिसिस। कैसा लगा आपको एनालिसिस कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे शानदार बिजनेस लीडरशिप कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटोर, बिजनेस विद बसेश।